लेकिन फिर हमको ये समझ में आया है कि ये मुद्दा सिर्फ एक अकेले केस के हद तक नहीं है। तो हमने लेटर्स बनाए और बहुत सारे लेटर्स जो है वो जितने भी तंजीमें हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको हमने लिखित के रूप के अंदर दिया है कि हम इसका एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं और इस मूवमेंट के अंदर हम आपका साथ चाहते हैं। हमने एक टीम तैयार की है जो अलग अलग लोगों से जाकर मिल रही है और लोगों को ये बता रही है, समझा रही है कि इस मुद्दे के ऊपर हमको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। वक्फ बोर्ड के अंदर आप लोगों को पता होगा कि मुझे मेंबरशिप दी गई है, क्योंकि वो कानून के तहत ही है कि 2 मुस्लिम एमपीज़ को एकोमोडेट करना ज़रूरी होता है वक्फ एक्ट के हिसाब से, और 2 ही चूँकि मुस्लिम एमपीज़ हैं, मैं और फौजिया मैडम, तो उनको लेना पड़ा। एक मीटिंग हुई जो वक्फ बोर्ड के सीईओ के ताल्लुक़ से थी कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन होना चाहिए करके। वो मीटिंग के अंदर कुछ फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ, तो कल दोपहर में मुंबई में इस्लाम जिमखाना के अंदर वक्फ बोर्ड की मीटिंग है और उसमें हमने पहली मीटिंग के अंदर ये सुझाव दिया था कि कोई आईपीएस ऑफिसर अगर वक्फ बोर्ड का सीईओ एक चार्ज के तौर के ऊपर अगर लेते हैं कम पीरियड के लिए तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कोई भी आईपीएस ऑफिसर वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ 5-6 नाम सामने आए हैं जो ये मैंडेटरी होता है कि मुस्लिम ऑफिसर ही उसका सीईओ बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये बताया गया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उर्दू के अंदर होते हैं, इस वजह से। तो ऐसे 5-6 नाम सामने आए हैं, वो उसका डिसीजन कल फाइनल मीटिंग के अंदर लिया जाएगा करके। लेकिन इस दौरान जैसे ही हमने जालना रोड का मैटर उठाया तो पूरे महाराष्ट्र से लोग अपने अपने इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं कि साहब यहाँ पर भी ये घपला हुआ है, वहाँ पर भी घपला हुआ है करके। लेकिन हमने किसी भी इशू को हाथ में अपने इसलिए नहीं लिया कि जब आपने एक जगह को अपने हाथ में लिया है, उसके ख़िलाफ़ पूरे अच्छे तरीके से एक मुहिम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक फ़ाइनल रूप दिया जाए तो लोगों का यकीन होगा। वरना लोगों का यकीन ख़त्म हो गया है, पूरे सिस्टम के ऊपर से ख़त्म हो गया है कि इसके अंदर कुछ हासिल होगा, इसके अंदर कुछ मिलेगा करके। तो लोगों का ऐसा है कि फ़ाइल ला के दे देते हैं और फिर 8 दिन के बाद बोलते हैं मैंने दिया था, फाइल दिया था, पता नहीं क्या हो गया है, खामोश बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं करके उसमें। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक एक करके लीजिएगा। हम ये समझते हैं कि जालना रोड का ही मैटर अगर हमने हाथ से अगर निकलवाए तो कई करोड़ों रुपये का फ़ायदा तो वक्फ बोर्ड को होगा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा मैटर सामने आया जिसको मुझे पर्सनली इस वजह से लेना पड़ा कि इसके अंदर मतलब इतना अंधाधुंध एक मामला सामने आया कि मुंबई के करीब थाने के पास बदलापुर एक जगह है और वहाँ पर बदलापुर की एक जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद ट्रस्ट बदलापुर, इनकी कुछ ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह है। वक्फ बोर्ड की जगह होने के बावजूद वहाँ के ट्रस्टीज़, वहाँ के लोगों ने मिलके वो जगह है तो एक डॉक्टर को बेच डाली। वो डॉक्टर है डॉक्टर कृष्णा निमसाखरे नाम के, दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे डॉक्टर है, दोनों भी बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस चलती है। उनको किसी तरह से बताया गया है कि साहब आप ये जगह ले लीजिएगा और हम आपको एनओसी दिलाएंगे, एनओसी दिला के आप अपना हॉस्पिटल वो कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने डॉक्टर साहब ने जितना बताया है, ट्रस्टी ये वो ने मिलके है तो 1 करोड़ रुपये वो जगह के लिए उन लोगों ने लिए है करके। खैर ये है कि एनओसी के बगैर है तो उन्होंने अपना इसका सौदा कर डाली, जबकि कानूनन वक्फ बोर्ड की एनओसी होना ज़रूरी था। वो बेचारे ने पैसे दे दिया ट्रस्टीज़ को पैसे देने के बाद अब वो रोज़ चक्रा मार रहा उनके पास कि मुझे वक्फ बोर्ड की एनओसी दो, मेरा नाम नहीं चढ़ रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है करके। तो वो टालम टोल करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको भी मालूम था कि मतलब वक्फ बोर्ड की कुछ एनओसी मिलती नहीं है करके। उन्होंने एक दिन उसको ये बोला है कि तुम ही जाओ और तुम ही कोशिश करो करके। ये बेचारा डॉक्टर यहाँ पर आया औरंगाबाद में। औरंगाबाद वक्फ बोर्ड के अंदर कहीं मीटिंग चल रही थी तो बहुत सारे वकीला वहाँ पे थे। तो वहाँ पर उनको एक वकील साहब मिले और उन्होंने पूछा कि आपका क्या काम है करके। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी ऐसी जगह लिया हूँ और मेरे को एनओसी चाहिए उसके लिए। तो बोले एनओसी तुमको वैसे मिलेंगी नहीं करके, आपको तुमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा करके। और तुम एक काम करो कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे को पूरा एनओसी का निकालने का कैसा ज़रिया है वो मैं बताता हूँ करके। उन्होंने उसको बुलाए। वकील साहब जो है ये उस्मानाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने बुलाए और उनको कहा कि आपको 15 लाख रुपये देना पड़ेगा, मैं आपको एनओसी निकाल के देता हूँ करके।
ये बेचारे ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पैसा खर्च कर चुका था और सिर्फ मतलब ट्रस्टीज़ को नहीं दिया है। इसने अपनी जो शिकायत लिखा है डॉक्टर कृष्णा भास्कर निमसाकरे ने, उसने ये बताया है कि मतलब हर स्टेज के ऊपर ये वक्फ की ज़मीन का अंदर हेरफेर करने के लिए हर स्टेज के ऊपर पैसा देना पड़ा। जैसा उसने अपनी शिकायत में बताया कि तहसीलदार श्री ज्ञानेश्वर खुटवड़ यांनी सदर आदेश पारित करने कामी 1 लाख रुपये प्रति एकर या हिशोबाने पैसे घेतले। तहसीलदारच्या आदेशानंतर श्री विश्वास व इतर अधिकाऱ्यांच्या नावे कमी झाली। त्या कामीसाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी 10,000 रुपये घेतले। मतलब किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ पर है तो ये पैसा लिया। यानी कि अगर ये तहसीलदार है ज्ञानेश्वर खुटवड़, उसने 1 लाख रुपए के हिसाब से बोला मैं करके दे देता हूँ करके, ये सब अपनी शिकायत के अंदर ये डॉक्टर साहब ने अपना बताया है। तो वहाँ पर वकील साहब को जब बोला गया, वकील साहब ने बोला कि आपको 15 लाख रुपये देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये बेचारा ऑलरेडी करोड़ों रुपये खर्च कर चुका था मतलब, तो उसने बोला कि यार भाई 15 लाख रुपये में अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मैं 15 लाख रुपये दे देता हूँ करके। तो उसने फिर वकील के साथ निगोशिएशन किया कि भाई 15 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं करके। उस वक्त जो है वो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो वकील साहब ने बोले कि तुमको पैसे अर्जेंट देना पड़ेगा, मेरी ऊपर मेरी बात हो गई है करके। तो मामला सेटल हुआ 9 लाख रुपये के अंदर। तो उसने वकील ने ये बोला कि साहब ये 9 लाख मतलब इतना पैसा है तो मैं बदलापुर से उस्मानाबाद कैसा लेकर आऊँगा करके। तो वकील साहब पैसों के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने कहा कि ये काम करो तुम RTGS कर डालो मेरे को। तो 9 लाख रुपये वकील साहब ने RTGS के ज़रिए ट्रांसफ़र करवा के लिए, वो RTGS की पूरी डिटेल्स है। वकील साहब ने एक NOC इशू किया। ये NOC उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये NOC तुम्हारे को बना के देता हूँ और बैक डेट के अंदर बना के देता हूँ करके, तुम्हारा नाम भी चढ़ जाएगा। और उन्होंने एक शोलापुर को ऐसी NOC इशू किए थे। तो उन्होंने वो वकील डॉक्टर साहब को बताया तुम घबराओ मत, मैंने इससे पहले शोलापुर के भी एक मैटर के अंदर एक NOC ऐसी इशू किया था बोले। तो बोले बताइए तो सही कि क्या है करके मतलब वो। तो उन्होंने है तो वो शोलापुर को जो NOC इशू किए थे वो भी बैक डेट के अंदर, तो वो NOC की कॉपी भी उनको भेजे है, मैं वो कॉपी भी आपको बताता हूँ। तो वो NOC की कॉपी देख के डॉक्टर साहब ने बोले कि साहब ये ऐसा नहीं, इसके अंदर एक और 2 लाइन ऐड कर सकते क्या? तो बोले हाँ ठीक है मैं और 2 लाइन ऐड कर डालूंगा करके उसमें, लेकिन आप पैसे दे डालो करके। वो बेचारे ने RTGS करके है तो 9 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने ये NOC इशू की। वकील साहब ने, उस्मानाबाद के रहने वाले वकील साहब ने, जिनके बारे में मुझे बताया गया है कि बहुत ही मोतबर शख्सियत है, मैं उनके पूरे डिटेल के अंदर इस वजह से नहीं जाना चाह रहा हूँ कि एक मरतबा थोड़ा सा ये मामला कल की मीटिंग हो जाती है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो वकील साहब ने ये NOC इशू करने से पहले ये डॉक्टर साहब को बोले कि भाई अगर मोबाइल बंद कर दें तो बेहतर रहेगा। तो वकील साहब ने बोले कि साहब ये मैं शोलापुर के लिए भी ऐसी NOC इशू कर चुका हूँ करके, और वो भी बैक डेट के अंदर इशू किया हुआ हूँ बोले, तो आपको भी मैं बैक डेट के अंदर करके दे देता हूँ करके। ये शोलापुर को जो उन्होंने NOC इशू किए थे, ये सिकंदर लियाकत शेख खंडवी तालुका बर्शी जिला शोलापुर, इनके लिए है तो इन्होंने एक NOC इशू किए थे करके। और वो NOC इशू करने के बाद इन्होंने बोले है कि आप मेरे 2 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। बोले ठीक है। अब ये वक्फ बोर्ड का लेटर हेड है, ये वक्फ बोर्ड का लेटर हेड है, ये वक्फ बोर्ड का स्टैम्प है और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। अब ये लेटर जो है उन्होंने इशू कर दिए है। ये बंदा खुश हो गया कि चलो भाई मेरे को NOC मिल गई है। अब ये बम्बई गया, वापस बदलापुर के अंदर पूरे फाइल डॉक्यूमेंट सब लेके गए। अब बोले मेरा नाम चढ़ जाएगा इसके ऊपर। वहाँ पे जाने के बाद है तो उनको किसी ने बताया कि यार इसके अंदर मुझे कुछ तो भी बराबर नज़र नहीं आ ये हो रहा है करके, क्योंकि इन्होंने ये जो NOC इशू किए हैं वो तकरीबन 2017 में किए हैं, लेकिन उसको बैक डेट करके दिए हैं, 2012 का डेट दिए हैं, 2012 की डेट का है तो उन्होंने NOC इशू किए। अब ये बेचारे डॉक्टर साहब को, कृष्णा निमसाकरे साहब को शक हुआ। उन्होंने तो वक्फ बोर्ड ने माहितीचा अधिकार नियम ये कब दिए हैं उन्होंने? 27 नवंबर 2020, 27 नवंबर 2020 को उन्होंने RTI डाली वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड का जवाब क्या आया है सुनिए। विषयाचे अनुषंगाने संदर्भीय अर्जान्वये माहितीचा अधिकार अंतर्गत
आपण मागितलेली माहितीबाबत कळविण्यात येते की हे जे पत्र क्रमांक आहे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड 10/269/212 पत्र खोटे व बनावटी असून त्याची प्रत या कार्यालयात नहीं। 27 नवंबर को आरटीआई के जरिए वक्फ बोर्ड ने ये बोला कि ये जो एनओसी आपको इशू की गई है ये खोटी है, बनावटी है। अब ये अगर वक्फ बोर्ड को अगर ये मालूम है कि ये एनओसी खोटी है, बनावटी है, लेकिन लेटर हेड हमारा है, सिग्नेचर हमारी है, स्टैम्प हमारा है, तो 27 नवंबर के दिन इन्होंने जवाब दिए। 28 नवंबर के दिन वक्फ बोर्ड का सीईओ जो भी था, वक्फ बोर्ड का जो लीगल सेल का हेड जो भी था, उसने है तो इमीडिएट जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाना था। ये मैटर मैंने जब इससे पहले जो मीटिंग हुई 26 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड की, 26 तारीख नहीं, मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, मुझे देख लिया, जो पहली मीटिंग थी, तो वो मीटिंग के अंदर मैंने है तो ऑनलाइन मैं हॉस्पिटल से है तो वो मीटिंग अटेंड किया। और मैंने उनको बताया है कि सर कि एक मैटर सामने आया है जिसके अंदर आपने खुद ने लिख कर दिया है कि ये बोगस है, ये बनावटी है करके, तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया। और मैंने उसी दिन बोल दिया कि आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये 9 लाख रुपये अकेले वकील साहब ने खाए हैं, ऐसा नहीं है। वकील साहब ने अपना हिस्सा जो भी है, वक्फ बोर्ड के भी जो भी कर्मचारी इसके अंदर शामिल है उन लोग के पास भी गया होगा, बोर्ड के किसी मेंबर के पास गया होगा करके, तो ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है करके उसमें। अब ये इसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन मैंने मीटिंग किया, उस मीटिंग के फ़ौरन बाद ये जो वकील साहब है उस्मानाबाद के, उन्होंने ये डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और बोला कि साहब मैं आपके पैसे मैं वापस कर देता हूँ, आप इम्तियाज़ जलील के पास नहीं जाना करके। अब उन्होंने 2 डेट दिए हैं कि साहब मैं आपके पूरे पैसे वापस कर देता हूँ करके, आप कुछ करना नहीं, अपनी दोस्ती है, रिलेशन है, सब है करके उसमें मैंने इशू कर डाला। डॉक्टर साहब ने कंप्लेंट किसको की? देखिए डॉक्टर साहब ने इतने चक्रा मारे थे, तो डॉक्टर साहब ने आखिर में जाके है तो एक कंप्लेन जो पहले जाके है तो नवाब मलिक साहब से मिले, उन्होंने नवाब मलिक साहब को पूरी जानकारी दी। नवाब मलिक साहब को पूरी जानकारी देने के बाद नवाब मलिक साहब ने उसके ऊपर इंक्वायरी करो, उसके ऊपर रिपोर्ट दो बोल के ये सब ये किए। ये कब की बात है? ये नवंबर 2020 की बात है कि नवाब मलिक को साहब को इन्होंने जाके है तो सब दिए। नवाब भाई ने है तो मतलब उसके ऊपर लिखे कि इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, सीईओ को दिए, एडिशनल सेक्रेटरी को दिए कि इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट की जाए करके। हमारी जानकारी के हिसाब से आज हमको ये पता चला है कि वक्फ बोर्ड का मुंबई का जो ऑफिसर है वो आज जामा मस्जिद ट्रस्ट गया था और वहाँ पे जाके उसने ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स हासिल की है। पता चला है कि वहाँ के जितने भी जो ट्रस्टीज़, जो जिम्मेदार लोग थे, वो उसके आंख के ऊपर आए, धक्का मुक्की कर रहे उसको कि तुम कैसे आते हैं, ये हमारी जगह है करके। इस दौरान है तो वहाँ से कुछ नेशनल हाईवे का एक रोड भी निकली है, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि भाई इसका कंपनसेशन आया हुआ है, वो कंपनसेशन अब चूँकि मैंने ज़मीन ख़रीद लिया है, मेरे नाम के ऊपर हो गई है, तो कंपनसेशन मुझे पता मिलना चाहिए। तो वो ट्रस्टी साहब ने बोले हाँ ठीक है, हम लेटर आपको देते, आप जाके ले लो करके। वो बेचारा वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में गया तो पता चला कि ट्रस्टी साहब ने पहले उठा के लेके चले गए हैं इसमें। अब इसमें एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि वक्फ की ज़मीन अगर है तो इसका कंपनसेशन कहाँ जाना चाहिए? वक्फ बोर्ड के अंदर जाना चाहिए। अब औरंगाबाद के भी कुछ इश्यूज़ है कि जहाँ वक्फ की ज़मीन में से ये गई है, लेकिन धन्ना सेठों ने है तो कब्रस्तानों के अपने ये कर लिए है। तो अब हम ये मांग भी करने वाले हैं कि कंपनसेशन किसी का भी रहे, ज़मीन वक्फ की है, वो वक्फ के अंदर ही उसका कंपनसेशन जाना चाहिए करके। तो ये बेचारे को ना कंपनसेशन मिला ना ज़मीन मिली, इसका पैसा भी गया है करके। लेकिन अब उनको हम ये करेंगे कि वकील साहब एक मरतबा अंदर चले गए तो बहुत सारी चीज़ें बाहर सामने आएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वकील साहब मैं वकील साहब का नाम अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा कल की मीटिंग करने के बाद, लेकिन मैं ये है कि उस्मानाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सीनियर वकील है। और मुझे कुछ वकीलों ने ये बताया है कि कुछ वकील जो है वो वक्फ बोर्ड के एरिया में घूमते रहते हैं, वो ग्राहकों के तलाश में रहते हैं। उनको मालूम रहता है कि आदमी आके सुबह से बैठा है, परेशान है, तो उसके पास जाने का क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है करके। तो ये आदमी से मैंने भी पूछा उनसे कि मैं बोला वकील साहब आपको मिले कैसा? तो बोले साहब मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, बहुत देर से खड़ा था, इंतज़ार में खड़ा हुआ था,
तो ये वकील साहब आए, बोले क्या मैटर है तुम्हारा? तो बोले मैंने ऐसी ऐसी जगह लिया, मेरे को एनओसी चाहिए। तो बोले ऐसी एनओसी थोड़ी मिलती है। बोले तो मेरे पास आओ, बोले मैं बताता हूँ क्या करना है करके उसमें। तो जब इन्होंने पैसा नहीं देने का ये किया कि साहब अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने बोले कि अगर 2 दिन में पैसा नहीं मिला, क्योंकि मेरी सब ऊपर बात हो गई है, सबको देने का है, आप कैसा भी दो करके। तो उन्होंने बोला मैं कैसा दूँ करके, मैं तो बदलापुर में हूँ, उस्मानाबाद तक पैसा कैसा लेके आने का। तो उन्होंने इतने उतावले थे बेचारे कि RTGS से पैसा ले लिए। अब आप सोचिए, कंप्लेन के ऊपर आपने बोले जरूरी नहीं है, उनके रिकॉर्ड पे है बस। नहीं, मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं मतलब मैं नाम ऐसा छुपाने के इरादे से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि ये वकील साहब ने डॉक्टर साहब को एश्योर किए है कि साहब मैं तुम्हारा पैसा दे देता हूँ करके। कल को वकील साहब ने ये नहीं बोलना उसके अंदर, मैं तो बोला था कि पैसे दे रहा करके, उसके अंदर मेरा नाम क्यों दिया तूने करके। तो मेरी वजह से कहीं उनका पैसा अटक ना जाए, वो पैसा निकल जाने दो। वकील साहब को यहाँ पे जब हथकड़ियों में लेके आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा उसमें क्या है करके उसमें। और मेरी शिकायत इस बात से है साहब कि नवंबर में अगर आप खुद लिख के दे रहे हैं कि अगर ये है, आपका लॉ डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या झक मार रहा है क्या? आपके लॉ ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने दूसरे दिन का FIR रजिस्टर करना चाहिए था, आप खुद लिख के दे रहे हैं। और आपके उसके अंदर खुला है कि आपका लेटर हेड यूज़ किया जा रहा है, आपका स्टैम्प यूज़ किया जा रहा है, CO की सिग्नेचर यूज़ की जा रही है। तो क्यों नहीं FIR रजिस्टर किए गए? ये किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लिया तो समझ में आएगा कि नहीं साहब मेरा भी हिस्सा आया था ना उसके अंदर, मैं कैसा दूँ करके। ठीक है, ये डॉक्टर को मैंने ये बताया है कि आपके सिर्फ 9 लाख रुपये नहीं है, जो ट्रस्टीज़ है उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिए है, वो पैसा भी आपको लेने का है करके। अब कल के दिन हमने ये मीटिंग के अंदर ये मैटर हम दोबारा उठाएंगे और इसके अंदर हमारी जानकारी के हिसाब से वक्फ बोर्ड के 2 कर्मचारी है जो इस तरह के बोगस NOCs इशू करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बंदे ने पूरा डिटेल्स कि कहाँ कौन कौन से बैंक अकाउंट्स के अंदर मैंने पैसे दिया है, RTGS से 9 लाख रुपये अगर दिए हैं। आज नवंबर में अगर ये बोल रहा है वक्फ बोर्ड अपने लेटर हेड के ऊपर कि साहब ये बोगस है, तो 4 महीने से वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है? खामोश इसलिए है कि हिस्सेदारी के अंदर उनका भी ये मिला है। तो एक रैकेट चल रहा है। और मैं तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये जो शोलापुर की NOC वकील साहब ने दिए थे, ये शोलापुर की NOC भी 100% बोगस है। अब हम ये मांग करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो NOC जहाँ पर भी जो इशू किए गए हैं उसकी कॉपीज़ हमारे पास भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही जेन्युइन है या इस तरह का ये मामला है करके उसमें। अब ये इन्होंने साहब ने तो शोलापुर वालों साहब ने क्या किए हैं, नाम अपना चढ़ा लिए है या नहीं चढ़ा लिए है करके। मतलब इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जो सिग्नेचर्स, जो दोनों सिग्नेचर्स जो करीबी है, इनका बोलना ये है कि ये अनीस शेख साहब की सिग्नेचर है करके। लेकिन 2012 का बैक डेटेड देते वक्त वो वकील साहब को ये नहीं समझ में आया कि 2012 में CEO कौन थे। उन्होंने आज के CEO की सिग्नेचर देखे कैसी है करके और उन्होंने अपना मार दिए है करके। तो एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक रैकेट इसके अंदर है। और हम कल वक्फ बोर्ड के अंदर डिमांड करेंगे कि ये वकील साहब के ऊपर FIR रजिस्टर होना, तो पूरी की पूरी चेन समझ में आएंगी कि किसने ये लेटर हेड बनाया था, ये स्टैम्प किसने बनाया था, ये सिग्नेचर किसने मारी है करके, ये पूरी चेन बन के आएगी। और अगर वो नहीं करते हैं तो हमने ये डॉक्टर साहब को बोले हैं, डॉक्टर साहब थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, बेचारे मियाँ बीवी दोनों भी डॉक्टर है, उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर की है। ये थोड़ा सा ये है कि सर हमको प्रॉब्लम में आएंगे हम ये है। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि अगर वक्फ बोर्ड अगर नहीं करता है तो हम आपको है तो लेके जाएंगे और आपका पूरा प्रोटेक्शन ये वो की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपने FIR रजिस्टर करना है कि ये वकील ने मेरे से पैसे लिया, RTGS के ज़रिए मुझे ये NOC इशू किया, वक्फ बोर्ड ने बोली किया। ये खुला केस है। तो इतना एक सिंपल केस है और हम ये समझते हैं कि ऐसा एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ पर चल रहा है वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारियों के साथ साथ। तो हमारी ये ख्वाहिश रहेंगी कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को भी अंदर भिजाएंगे। ये वकील साहब तो गए समझ लीजिएगा, ये वकील साहब उस्मानाबाद के जो है उन्होंने 9 लाख रुपए देते बोल रहे हैं। अब आप दे भी देंगे तो आपके ऊपर FIR तो रजिस्टर होने वाली है करके इसमें। तो ऐसे ऐसे मैटर्स हमारे पास ये आ रहे हैं। ये तहसीलदार साहब का भी नाम लिया हो मैंने उसमें,
अब वो तहसीलदार साहब भी अगर सुन रहे होंगे तो उन्होंने 1 लाख रुपया वो बेचारे डॉक्टर साहब को दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसमें, नहीं तो उनकी भी एक कंप्लेंट डालेंगे चीफ सेक्रेटरी के पास कि साहब ये बंदे ने है तो आपका एक ये लिया है करके। कहीं ना कहीं आपको इन लोगों को है तो सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, तब जाकर है तो ये मामला होता है। इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि उनको ना डर है ना खौफ है ना कुछ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब हम पैसों से ख़रीद सकते हैं। अब जालना रोड के मैटर के अंदर मुझे किस तरह का दबाव आ रहा है, किस तरह का प्रेशर आ रहा है, किस तरह के ऑफ़र्स आ रहे हैं, ये सब देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो 100 करोड़ रुपये बना रहे हैं, 50 करोड़ बना रहे हैं, उनके लिए क्या है। उनको ऐसा लगता है कि साला हमने बड़े बड़े ऑफिसर को ख़रीदे हुए हैं, ये इम्तियाज़ जलील को भी हम ख़रीद लेंगे करके, तो उनकी कोशिशें जारी, मतलब ऐसा नहीं है। उनके तरफ से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि साहब वो तापड़िया साहब पूछ रहे क्या बोलना है करके, मैं बोलता हूँ कि जेल की सलाखों की तैयारी करो करके उनको मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये मैटर मैं समझता हूँ एक बहुत सीरियस मैटर है, और इसके अंदर हम ये दूसरा एक मैटर है जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एक FIR रजिस्टर हो सके। उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब हर एक घोटाला जो है वो बिल्कुल अचंभे में डाल देता है कि अच्छा ऐसा भी होता है करके, और वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे वक्फ बोर्ड वाले ये भी करते हैं करके। हमने जब औरंगाबाद के जालना रोड का एक मैटर उठाया था, उसके बाद बहुत सारे महाराष्ट्र से लोग आने लगे और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये हमारा भी एक मैटर है करके। लेकिन हमने कोई भी केस अपने हाथ में इसलिए नहीं लिया है कि हम एक केस जो लिए है उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे केसेस औरंगाबाद में ही, मतलब बहुत सारे केसेस है, चाहे फिर वो मोंडे का, खिमजी भाई का हो या दिलीप चितलांगे साहब का मैटर हो, ये सब निकालेंगे एक एक करके। पहले ये जो 3 धन्ना सेठ है, पहले इनका हिसाब किताब कर लें। लेकिन इस दौरान हमारे पास एक ऐसा मैटर सामने आया है कि जिसके अंदर वकील लोगों ने किस तरह से अपना एक धंधा चला रखा है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो एक उस्मानाबाद के एक वकील साहब है, उन्होंने बोगस NOCs इशू करने का, उन्होंने मेरे हिसाब से उनका धंधा चलता था। बड़े सीनियर वकील है, मुझे बताया गया है, मैं पहचानता नहीं हूँ। लेकिन एक ज़मीन है बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की, वो ज़मीन वहाँ के ट्रस्टियों ने, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, बेचारे एक वहाँ के डॉक्टर है, वो डॉक्टर को बेच डाली। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा उन लोगों ने ले लिया और उनको यही बोला कि हम आपको NOC दिला देते हैं, NOC मिल जाएंगी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो डॉक्टर ने पैसा दे दिया उनको इस यकीन के ऊपर कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगी करके। पैसा लेने के बाद है तो फिर वो लोग हाँ आज नहीं मिल रही है, अभी बोर्ड नहीं है, अभी वकील नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उसको टरकाते गए। आखिर में उसको बोले कि तुम जाओ औरंगाबाद को और तुम जाके है तो वो NOC के लिए तुम कोशिश करो करके। वो डॉक्टर यहाँ पर आया। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ वकील घूमते हैं, उसमें कुछ दुकानदार होते हैं जो गिराक ढूंढते रहते हैं कि कोई आया है क्या, बकरा कटता है क्या करके। तो वैसे ही डॉक्टर साहब को एक वकील साहब मिले और बोले तुम्हारा क्या काम है करके। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की ज़मीन ख़रीदा हूँ और मुझे लेकिन NOC नहीं मिल रही है, तो वो NOC चाहिए करके। उन्होंने कहा कि NOC तुमको मिलेंगी नहीं करके सीधे रास्ते से, तो मेरे पास आओ मैं तुमको बताता हूँ करके। फिर उन्होंने उनको रास्ता बताया और कहा कि 15 लाख रुपए तुमको देना पड़ेगा, मैं NOC निकाल कर दूंगा करके। वो बात उनकी कुछ सौदेबाजी हुई और फिर उन्होंने 9 लाख रुपए के अंदर सेटल किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको पैसे जल्दी देना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऊपर पूरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने कि मैं बदलापुर से उस्मानाबाद इतना पैसा कैसे लेकर आऊँ, कोरोना के अंदर चेकिंग हो रही है, ये है वो है करके। तो वकील साहब इतने उतावले थे बेचारे, उन्होंने कहा कि एक काम करो RTGS कर डालो करके, और उन्होंने RTGS से 9 लाख रुपये अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और ये NOC इशू कर दी। ये NOC देखिएगा उसके ऊपर है। तो NOC इशू करने से पहले उन्होंने वकील का कॉन्फिडेंस कैसा गेन किया, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने ऐसे NOC है तो शोलापुर के अंदर भी इशू किया है करके। तो उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूँ करके, ये NOC है तो शोलापुर को इशू किए हुए थे उन्होंने। शोलापुर के किसी मैटर के अंदर सिकंदर लियाकत शेख खांडवी तालुका बार्शी जिला शोलापुर, इनको ये NOC इशू किए थे और वो बैक डेट के अंदर इशू करके देते हैं। ये भी NOC जो है वो बैक डेट के अंदर मैं इशू करके देता हूँ करके। अब ये लेटर हेड वक्फ बोर्ड का है, ये स्टैम्प वक्फ बोर्ड का है, ये स्टैम्प जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का है, ये सिग्नेचर CEO की है। ये NOC उन्होंने इशू कर डाले पैसे लेने के बाद। बेचारे डॉक्टर साहब बड़े खुश हो गए कि अब मेरे को NOC मिल गई है। ये अब अपना नाम चढ़ाने के लिए जब डॉक्यूमेंट्स ये वो पूरी तैयार करके लेके जाने लगे, किसी ने कहा कि यार ये NOC में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है करके। उन्होंने RTI डाला, तो RTI के अंदर उनको जो जवाब मिला इसी NOC के ताल्लुक से 27 नवंबर 2020 को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 27 तारीख के दिन
ये आरटीआई के ज़रिए वक्फ बोर्ड ने ही खुद लिख कर दिया कि ये जो एनओसी है हे कडविण्यात येते की हे पत्र खोटे व बनावटी असून त्याची प्रत या कार्यालयात नाही करके। ये कौन लिखा है? जन माहिती अधिकारी, सियानत विभाग, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, औरंगाबाद। इन्होंने 27 नवंबर को। तो अब उसूलन वक्फ बोर्ड अगर ये मान रही है कि ये एनओसी जो है ये बोगस है, डुप्लीकेट है, तो 28 तारीख के दिन वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर देना चाहिए था उन्होंने। लेकिन ये ना करते हुए आज इतने महीने बीत गए हैं, ये खामोश अगर बैठे हैं तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि वकील साहब अकेले पैसा नहीं खाए हैं, वकील साहब ने वहाँ के कर्मचारियों को दिए हैं। और हमारी जानकारी के हिसाब से वक्फ बोर्ड के अंदर 2 ऐसे कर्मचारी थे जिनका यही काम था कि जो हम लीगल तरीके से एनओसीज नहीं इशू करते हैं, हम आपको लेटर हेड देंगे, हम आपको स्टैम्प देंगे, आप है तो अपना ये करिएगा, हमारा हिस्सा हमको दे दीजिएगा करके। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है ये है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है करके। कल वक्फ बोर्ड की मीटिंग है मुंबई के इस्लाम जिमखाना के अंदर, ये मुद्दा हम उठाएंगे और वक्फ बोर्ड को ये मांग करेगा कि मतलब इनके वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना, ताकि पूरी चेन जो है वो समझ में आए और ये भी समझ में आए कि वकील साहब ने ऐसे कितने एनओसीज इशू किए हैं करके। तो अगर ये वक्फ बोर्ड अगर आगे पीछे होता है इसके अंदर ये करने के लिए, तो हमने डॉक्टर साहब को कहा है कि आप अपने तौर के ऊपर, चूँकि आपका पैसा आपने 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो ज़मीन के लिए दिए है, जामा मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ को दिए हैं और आपने ये 9 लाख रुपये दिए हैं, तो आप अपने तौर के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रैकेट इसके अंदर से सामने आएगा और इसमें कुछ वकील भी आएंगे, इसमें कुछ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी भी आएंगे, ये स्टैम्प ये ओरिजिनल है या किसने बना कर दिया है, ये सब लोग अंदर जाएंगे और इनको अंदर करने का हमारा मकसद है।